करंट इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करने के लिए इतना फार्मूला कम से कम जानना ज़रूरी है हम लोगों को। फर्स्ट फार्मूला है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, राइट। Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। इसमें जो भी टर्म है यहाँ मैंने सब फार्मूला लिखा हुआ है और जो वेरिएबल्स हैं उनको मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि ये क्या वेरिएबल्स हैं, इनको लिख कर रखना है, तभी न्यूमेरिकल में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे कि कौन सा क्वांटिटी गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है न्यूमेरिकल में। Q है चार्ज, किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांसफ़र हुआ है उसमें, या तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा या डोनेट किया होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ये है। और ये E इक्वल्स टू होता है फंडामेंटल चार्ज, मतलब मिनिमम चार्ज होता है 1.6 10⁻⁹ कूलम। मिनिमम चार्ज, पॉजिटिव भी मिनिमम चार्ज इतना ही होगा प्लस में, और निगेटिव भी किसी पे होना होगा तो मिनिमम निगेटिव इतना ही चार्ज होगा 1.6 10⁻⁹ कूलम। तो फंडामेंटल चार्ज है ये, या बेसिक चार्ज या मिनिमम चार्ज विच कैन बी गिवन टू अ बॉडी, राइट। एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला है। एवरेज करंट पूछा जाएगा तो डेल्टा टी किसी टाइम इंटरवल में टोटल कितना चार्ज क्रॉस सेक्शन से फ्लो किया है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, एक ये वायर है। अब इस वायर में मान लेते हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा है लेफ़्ट से राइट, तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे ध्यान लगाकर देखना है। यहाँ पे ये ह्यूमन आई एक मैं बना दे रहा हूँ यहाँ, ये एक पर्सन ध्यान से यहाँ देखेगा। इसने डेल्टा टी टाइम तक देखा तो इसके सामने से डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉस कर गया। कितना समय तक इसने देखा, डेल्टा टी टाइम तक, तो कितना कूलम चार्ज क्रॉस करता हुआ दिखा उसको, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डेल्टा क्यू चार्ज दिखा, राइट। तो ये करंट कितना बोलेगा, एवरेज करंट ये बोलेगा कि सर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉस किया, तो एवरेज करंट ये बोलेगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। मान लेते हैं कि ये 5 सेकेंड तक देखा और उसमें 10 कूलम चार्ज पास किया यहाँ से, तो ये बताएगा कि सर 10 कूलम चार्ज पास किया है 5 सेकेंड में, तो 10/5 कर दीजिए, तो एवरेज करंट 2 एम्पियर का आ जाएगा। ओके। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए ये चार्ज का इक्वेशन एक दिया रहेगा, टाइम का फंक्शन कुछ दिया रहेगा कि Q इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t, ऐसा टाइम का फंक्शन रहेगा कि अगर वेरिएबल है, अभी देख रहे हैं तो कुछ और चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड तक, नेक्स्ट 1 सेकेंड देखे तो नंबर ऑफ चार्ज चेंज कर गया, यूनिफॉर्म रेट से नहीं फ्लो कर रहा है। तो Q का इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा। तो जब भी इंस्टेंटेनियस करंट पूछेगा तो एक चार्ज का इक्वेशन गिवन होगा जिसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उसके बाद V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ ये है। यहाँ पे V ध्यान रखना है कि पोटेंशियल किसी पॉइंट का ये नहीं है, ये दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ये V इक्वल्स टू IR में। जैसे एक रजिस्टर यहाँ पे है, ये रजिस्टर, और इसमें बोल रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है I और इसका रेजिस्टेंस R है, तो ये I इंटू R इसका करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल नहीं मिलेगा, यहाँ का भी नहीं मिलेगा, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देगा ये। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसमें कितना करंट फ्लो किया इंटू इसका कितना रेजिस्टेंस था, राइट। अब ये अप्लाई करने से पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि V किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं, बल्कि रेजिस्टर के, इस R रेजिस्टर के दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस है। नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं, फार्मूला नंबर 5, रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये तो बहुत पहले से सब लोग जानते हैं कि सीरीज में रेजिस्टर रहते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल का सम हो जाता है R1 प्लस R2, और भी रहता तो R3 हो जाता। पैरेलल में 1/R पैरेलल इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से अगर सेल्स कनेक्टेड है बहुत सारे सीरीज में, मतलब बैटरी 2-3 सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं, तो सीरीज में रहेगा तो सबको ऐड करना है, E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे करेंगे, सारे सेल के EMF को ऐड करेंगे और उनका नेट रेजिस्टेंस को भी ऐसे ऐड कर देंगे सीरीज जैसा, R1 प्लस R2 इंटरनल रेजिस्टेंस इसका, राइट। पैरेलल में अगर ये सब सेल कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट पैरेलल के अकॉर्डिंग निकालेंगे, 1/R सारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे निकालेंगे, 1 नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 नेट
फर्स्ट वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस 1 सेकेंड वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसा करने से नेट इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में मिल जाएगा। और ईएमएफ कैसे मिलेगा? तो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, इसका फॉर्मूला होगा ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। किसके लिए ये यूज करेंगे? पैरेलल के लिए। इक्वल होगा फर्स्ट वाले का ईएमएफ फर्स्ट वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस, सेकेंड का ईएमएफ सेकेंड का इंटरनल रेजिस्टेंस। इस तरह से करेंगे। अभी R1 R2 तो पता ही रहेगा, इंडिविजुअल जो सेल्स हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस पता रहेगा मुझे, और इक्विवेलेंट उनका पैरेलल में यहाँ से इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो क्या इक्विवेलेंट ईएमएफ मिल जाएगा सेल्स का? बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, 8 नंबर तक हो गया है काम। 9 फॉर्मूला नंबर 9 अब स्टार्ट करने वाले हैं। 8 नंबर तक सब लोग जितने भी इसमें वेरिएबल्स हैं देख लीजिए एक बार। क्या सबको पता है? सारी क्वांटिटी के बारे में आपको पता चल गया कि V क्या है, R क्या है, यहाँ पे ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये सब ईएमएफ है, नेट ईएमएफ है, ये इंडिविजुअल सेल का ईएमएफ है। सारा फॉर्मूला इतना लिख लीजिए सब लोग। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? फॉर्मूला नंबर 9 है ये। अगर रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस गिवन है R0, तो किसी दूसरे टेम्परेचर पे पूछेगा T टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है R0 मतलब रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। डेल्टा रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस लेंगे और R0 उस टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस है, और अल्फ़ा कोएफिशिएंट ऑफ, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट होगा, ये गिवन होगा हमेशा न्यूमेरिकल में। अगर ये अननोन होगा किसी न्यूमेरिकल में तो बाकी के सब क्वांटिटी दिए होंगे। किसी भी टेम्परेचर T पे रेजिस्टेंस, रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस और कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है ये गिवन होगा। इसी फार्मूला को मैं इस R0 को मल्टीप्लाई कर दिया तो R0 और ये R0 अल्फ़ा डेल्टा T हो गया। इस R0 को इधर सब्ट्रैक्ट किया तो T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस माइनस रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस का डिफरेंस मिल गया, तो ये देगा चेंज इन रेजिस्टेंस कितने का आया। तो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा इनिशियल रेजिस्टेंस जो था रूम टेम्परेचर पे अल्फ़ा डेल्टा T। चेंज इन रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का रिलेशन दिया हुआ है यहाँ, R इक्वल्स टू रो L बाई A। इसमें L क्या है? किसी कंडक्टर का लेंथ। ये L लेंथ का ऐसे कंडक्टर एक है L लेंथ का, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। क्रॉस सेक्शनल मतलब इसका ये वाले एरिया को बोलते हैं। सिलेंडर अगर है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, और ये लेंथ है इसका, और रो रेजिस्टिविटी इसका होता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई A। रेजिस्टिविटी इसका यूनिट है ओम मीटर, ओम लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स का टोटल 2 लॉ है, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स के कितने लॉ हैं? करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है? किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट का सम 0 होगा। टोटल करंट का सम 0 होगा, मतलब इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का सम करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा? 0। ध्यान रखना है मुझे, इनकमिंग करंट को लेना है, आने वाले करंट को लेना है प्लस, और जो करंट जाएगा उसे लेना है माइनस। तो इनकमिंग करंट I1 I2 यहाँ मैंने इंडिकेट किया है तो इसको प्लस लिखा, और आउटगोइंग करंट इस जंक्शन से I3 है तो माइनस I3 कर देने से 0 आ गया। I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। इसी को KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ का ही बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी समेशन ऑफ करंट इक्वल्स टू 0 एट अ जंक्शन। जंक्शन मतलब 2-3 वायर जहाँ पे मिलाया कर। सेकेंड है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, न्यूमेरिकल भी है NCERT में अभी जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसमें। इसमें रजिस्टर दिया हुआ रहेगा और सेल, और भी रजिस्टर सेल लगा हुआ है। तो KVL क्या है कि सबका सम, इसका सम, जो EMF है उसका सम अलग से करिए, और रेजिस्टेंस जहाँ भी रेजिस्टेंस होगा, ये मान लीजिए इसने I करंट सप्लाई किया तो जब रेजिस्टेंस आएगा तो करंट इंटू रेजिस्टेंस लिखेंगे I इंटू R। यहाँ भी रेजिस्टेंस है, इसके लिए भी लिखा जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस।
तो करंट इंटू रेजिस्टेंस और ईएमएफ, इन दोनों का सम मिलाकर क्या होता है? ज़ीरो। दोनों का सम क्या हो जाएगा? ज़ीरो। यही क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है ये, राइट? क्लियर है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको मैं इधर बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पहले तो नेमिंग कर लेते हैं कि कौन से लूप में आप लगाना चाहते हैं। तो ऐसे A B C D नेमिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप A B C D A। लूप कंप्लीट लूप होने के लिए जहाँ से स्टार्ट मैं करूँगा वहीं पे एंड करूँगा मैं। तो A से देखिए स्टार्ट हुआ, तो लास्ट में भी A ही लिखा हुआ है कि नहीं? A से स्टार्ट किए तो क्या लास्ट में भी A लिखा हुआ है? यस और नो? A से स्टार्ट किए और एंड में भी A लिख दिया है मैंने, ठीक है? दिख रहा है सबको? दिख रहा है क्या? अनम्यूट करके पूछेंगे अगर नहीं दिखेगा तो। अभी A से B जाना है मुझे, A टू B। ध्यान से देखिएगा, यहाँ A से B गए तो कुछ भी नहीं मिला, सेल भी नहीं मिला मुझे यहाँ से यहाँ, और रजिस्टर भी नहीं मिला। तो ना तो मैं EMF लिखूँगा और ना ही I इंटू R लिखूँगा, क्योंकि A से B जाने में मुझे EMF भी नहीं मिला किसी बैटरी का और रेजिस्टेंस भी नहीं मिला। रेजिस्टेंस मिलता तो मैं IR लिखता और EMF मिलता तो मैं E लिखता, राइट? तो दोनों में से कुछ भी नहीं मिला। अभी नेक्स्ट A से B चले गए, अगला आपको B से C जाना है। B से C, A से B चले गए, B से C। B से C जाने में सर एक रजिस्टर मिल गया है। इस करंट को ये मान लेते हैं पूरे सर्किट में ऐसे करंट I करंट फ्लो किया है। अभी हम किधर से किधर जा रहे थे? B से C। जैसा आप लिखेंगे लूप वैसे मूव करना है आपको। C से B नहीं जाना है, ऑर्डर में चलना है, ऑर्डर में। A से B, उसके बाद B से C चलना है। A से B गए, B से C। B से C जब आप जाएंगे तो करंट आप देखिए कि ऐसे आपको चल के जाना है, B से चल के C की तरफ जाना है ऐसे। तो करंट सामने से आ रहा है। करंट किधर से किधर को फ्लो करता है? तो सर करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है। तो जब मैं B से C जा रहा था ऐसे, तो करंट उधर सामने से आता हुआ दिखा मुझे, यानी कि उस तरफ हाई वोल्टेज होगा, इस तरफ लो वोल्टेज होगा, तभी तो करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ये करंट आप अपने मन से ये I का कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए और ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते समय मानिए कि करंट वैसे ही आ रहा है, ये कंसीडर करके चलना है। अगर सच में करंट ऐसे जा रहा होगा तो आपका आंसर I नेगेटिव में आ जाएगा, राइट? तो आप ये नहीं सोचिए कि सर आपने इधर ही क्यों लिया I का डायरेक्शन, ऐसा क्यों नहीं लिया आपने करंट का डायरेक्शन। तो आप ऐसे भी लेके करेंगे सॉल्व, और करंट अगर निगेटिव आ गया तो समझेंगे कि आपने जो लिया था उसका उल्टा करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, राइट? देखिए मैं ऐसा करंट लेकर सॉल्व कर रहा हूँ इसको। अगर इस करंट का वैल्यू माइनस आ जाएगा तो मैं लास्ट में लिख दूंगा कि एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट टेकन, राइट? तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपने मन से इधर डायरेक्शन ले लिया करंट का पूरे सर्किट में। चलिए अब B से C चलते हैं। तो B से C जब जा रहे हैं तो एक रजिस्टर मिला, लेकिन उसमें करंट सामने से आ रहा था। इसका मतलब कि सामने की तरफ हाई वोल्टेज होगा और इधर लो वोल्टेज होगा, तभी तो करंट उधर से आ रहा है। करंट हाई टू लो फ्लो करता है। और हम लोग को याद रखना है एक बात कि जब भी आप हाई टू लो जाएंगे, हाई टू लो, तो निगेटिव लगाकर लिखना है साइन कन्वेंशन में। हाई टू लो निगेटिव क्यों लिखना है? क्योंकि आप मान लेते हैं हायर क्लास मतलब 12 क्लास में थे और लो क्लास में चले गए, मतलब 11th में चले गए अगले साल फिर से, तो ये तो निगेटिव, मतलब इसमें डंडे पड़ेंगे आपको, मतलब निगेटिव लगेगा। गलत काम ये किए हैं आप, इसलिए पिटाई होगा घर में। लेकिन अगर जब लो से हाई गए, मतलब लो से हाई का मतलब क्या हुआ सर? पहले लोअर क्लास में थे 11th में, बाद में 12th में गए, तब ये अच्छा काम आप किए हैं तो पॉजिटिव कुछ अवार्ड मिलेगा आपको, ऐसे पॉजिटिव यहाँ पे मिलेगा आपको, राइट? ध्यान रखना है, हाई से लो ये तो गलत काम हो गया, हाई से लो तो डंडे पड़ेंगे माइनस, लो से हाई तो इनाम मिलेगा प्लस पॉजिटिव। अभी जब B से C जा रहा था मैं, तो करंट आ रहा था सामने से, यानी इस करंट को देख के मुझे ये लगा कि इधर हाई था इधर लो, क्योंकि करंट तो हाई से लो की तरफ जाएगा,
राइट। करंट हाई से लो की तरफ जा रहा है, क्लियर है ये। ठीक है। अब ध्यान ये देखना है मुझे कि मैं चल रहा हूँ बी से सी की तरफ, तो रास्ते में मुझे कौन मिला, पहले लो मिला, उसके बाद हाई मिला। तो मैं जिधर चलूँगा ना उसके अकॉर्डिंग साइन लिखना है। पहले लो मिला फिर हाई मिला, मतलब पहले मैं लो पे था वोल्टेज पे, बाद में हाई वोल्टेज पे गया पॉजिटिव, तो प्लस करके आई आर लिखेंगे। तो उसमें आई करंट था और रेजिस्टेंस उसका 2 था, तो +2 इंटू आई मैंने लिखा, प्लस भी लिख दे रहे हैं, चलिए प्लस। फिर और यहाँ तक आ गया, अब यहाँ तक। उसके बाद एक सेल मिला मुझे, इस सेल में आप ध्यान से देखेंगे तो 2 वोल्ट लिखा हुआ था, तो मुझे लिखना तो 2 है। आई इंटू आर कब लिखेंगे, जब रेजिस्टर मिलेगा। अभी मुझे क्या लिखना है, सिर्फ वोल्टेज है तो ईएमएफ सिर्फ लिखना है, ओनली ईएमएफ इसका। रेजिस्टर मिलेगा तब आई आर लिखना है, तो मैं 2 लिखूंगा, लेकिन +2 की -2 ये सोचना है। तो जब मैं इधर से जा रहा था तो पहले मुझे ये बड़ा वाला मिला टर्मिनल, ये हाई वोल्टेज इसको बोलते हैं, और ये लो वोल्टेज। तो पहले मुझे हाई वोल्टेज मिला इस सेल का, ये जो बड़ा लाइन से इंडिकेट किया है। फिर मुझे लो मिला, तो हाई से लो की तरफ मैं जा रहा था। तो हाई से लो माइनस लग जाता है सर, तो -2 लिखना पड़ेगा, -2। समझ में आ रहा है कैसे मैं लिख रहा हूँ, -2 इसके लिए। और आगे बढ़ जाइए, सी पे आ गए। अब सी से डी चलिए, कुछ भी नहीं मिला। फिर डी से ए की तरफ अब चलेंगे ना, डी से ए, इधर से आगे की तरफ बढ़े, एक मिल गया रेजिस्टर, तो I इंटू 3 लिखना है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। लेकिन एरो को जब हम देखें तो ऐसे एरो था, यानी कि इधर हाई होगा, इसका इधर लो होगा। इस रेजिस्टर के लिए करंट तो हाई से लो जाता है, और मैं कैसे चल रहा हूँ, इधर से इधर जा रहा हूँ। तो रास्ते में मुझे पहले कौन मिला, लो मिला टर्मिनल, फिर हाई टर्मिनल मिला। तो लो से हाई क्या होता है, लो से हाई सर पॉजिटिव होता है। तो इसमें I इंटू 3 तो लिखेंगे हम, लेकिन प्लस में, प्लस करंट इंटू 3। और आगे चलिए बढ़ते हैं, और आगे बढ़ गए और यहाँ तक आ गए, और आगे बढ़े, ए तक जाना है ना मुझे, फाइनली कहाँ तक आना है, ए। सी से डी भी आ गया, अभी डी से ए चल रहे हैं। अब देखिए बी से सी गया, सी से डी चलेगा, अब डी से ए, तो इसका काम हो गया। अब आगे बढ़ते गए ए तरफ जाने के लिए पहले हाई टर्मिनल मिला, फिर लो मिला। तो जब भी पहले हाई टर्मिनल मिलता है और फिर लो टर्मिनल, हाई से लो माइनस करके लिखते हैं, तो इसको -4 लिखेंगे, -4। अब ये सब हो गया, ए पॉइंट पे मैं आ गया, इतना इक्वल टू मुझे 0 लिख देना है। टोटल ईएमएफ और टोटल आईआर का सम क्या लिखना होता है, 0। क्लियर है ये। इसको जैसे ही 0 लिखे, अब करंट देखिए मिल जाएगा, इधर 3I और 2I मिलाकर 5I, और 4 - 2 6 = 0। सो I = 6/5। पॉजिटिव देखिए आया है, यानी कि सच में ऐसे ही करंट फ्लो कर रहा है। और कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 6/5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। एनी डाउट, KVL सबको आया अप्लाई करने। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट फार्मूला पे, 13 नंबर पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब बैटरी कनेक्ट नहीं किए थे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया था, जिधर प्लस है उधर प्लस लिख दिया है मैंने, माइनस की तरफ माइनस। अगर ये स्विच ऑफ रहता तो ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडमली घूमता। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ जाता, लेकिन जैसे ही इधर सेल से कनेक्ट किया इधर प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन जो था ना, यहाँ जाने के साथ साथ इसके तरफ अट्रैक्ट भी होने लगेगा। तो ये जाना था यहाँ, लेकिन चला जाएगा यहाँ, ऐसे। ये तो स्ट्रेट में इसमें वेलोसिटी है ना कुछ, लेकिन फोर्स उधर लग रहा था। तो आगे बढ़ने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उसके तरफ भी अट्रैक्ट होगा, और यहाँ तो नहीं पहुँच पाएगा, चला जाएगा ये यहाँ पे, राइट। अब ये जितने डिस्प्लेस किया उसको बोलते हैं, यहाँ जाना था यहाँ चला गया, तो इतने को बोलते हैं कि ये ड्रिफ्ट कर गया, ओरिजिनल पोजीशन से क्या किया, ड्रिफ्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन का ये ड्रिफ्ट, जितना भी ड्रिफ्ट किया उतना से टाइम से डिवाइड करेंगे, तो ये ड्रिफ्ट बाई टाइम को एक इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। और एवरेज ये क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन का नहीं है, ये एवरेज है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का है ना, तो एक के लिए वेलोसिटी निकालेंगे कि कितना ड्रिफ्ट किया बाई टाइम, दूसरे के लिए निकालेंगे, ऐसे सबका एवरेज जो आएगा ना उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे।
यहाँ डेरिवेशन भी किया हुआ है। देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं मैंने किया था तो सबका एवरेज निकाला, U1 + U2 + U3। U मतलब इनिशियल और N मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रैंडमली मूव कर रहा था ना, तो मैं मान सकता हूँ कि कुछ इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहे होंगे तो कुछ लेफ्ट में भी मूव कर रहे होंगे। तो ये वेक्टर है तो इसको प्लस लिखेंगे तो इसको माइनस, ये प्लस तो अगला माइनस। ऐसे एवरेज देखेंगे तो सबका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होके 0 आ जाएगा। मतलब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि आधे इलेक्ट्रॉन राइटवर्ड किसी इंस्टेंट पे मूव कर रहे होंगे तो बाकी के लेफ्टवर्ड मूव किए होंगे, क्योंकि सब तो रैंडमली मूव कर रहे हैं ना। तो एवरेज उनका इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गया। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, तो v = u + at होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए u 1 था और एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाई मास। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगता है, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर लगता है, F = QE होता है। तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका मास इलेक्ट्रॉन का m मैंने लिया, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो ये हो गया ना v = u + at। फिर दूसरे का भी इनिशियल वेलोसिटी ut था और एक्सेलरेशन वही फोर्स चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मास। तो ये फोर्स ये मास, एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो सबका ऐसे मैं लिख दिया सारे इलेक्ट्रॉन का। अभी इसमें U1 U2 और N से डिवाइड, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी निकालना है, सब वेलोसिटी का सम बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। U1 + U2 + U3 करके N से डिवाइड किए और ये E/m और T1 में E/m को कॉमन ले लिए, तो इसमें T1 बचा, इसमें T2 और N से इसमें भी डिवाइड कर दिए और N से इसमें भी डिवाइड। तो ये जो टर्म था ना, ये देखिए ऊपर वाला ही टर्म आ गया ये, और जिसका सम 0 है। U1 + U2 U1 + U2 ये सब मिलाकर 0 हो गया, 0। और इसमें E/m यहाँ रह गया और सबके टाइम का T1 + T2 + T3/n को इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि ये सबका रिलैक्सेशन टाइम का सम बाई n है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, 2 कोलिजन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अभी रास्ते में मान के चला हूँ कि कोई दूसरा टक्कर नहीं हुआ है इससे, ये यहाँ से यहाँ जब आ रहा था तो रास्ते में किसी से कोलिजन नहीं हुआ था। तो जितने टाइम तक कोलिजन नहीं होता है, 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो समय बच जाता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो ये सबका रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज है, इसलिए इसको टाउ लिखा हुआ है। तो E/m और यहाँ टाउ आ गया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, सारे इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी का एवरेज था। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो भी फाइनल वेलोसिटी सबका आया उसका एवरेज ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला ये है। और अगर सर्किट में करंट गिवन है कि इसमें कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आप लिखेंगे करंट बाई NAE, जहाँ पे N सब लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसमें, तो उसका वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। इसका जो भी इस बॉडी का, इस मेटल का जो भी वॉल्यूम है टोटल, उस वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को ही N बोलेंगे, स्मॉल n। N इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया। और E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड लिखना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम E के जगह पर लिखना है। क्लियर हो गया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कहानी भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं NCERT का क्वेश्चन नंबर 1। सब लोग फर्स्ट क्वेश्चन NCERT का एक बार पढ़िए क्या है।